नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संसाधन और विकास पढ़ने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि संसाधन का उपयोग करके किस तरीके से विकास होता है देश का, समाज का, हमारा, और ये भी समझेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना शुरू करें, आखिरकार संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है उसे ही संसाधन कहा जाता है। अगर देखें यहाँ तक ही रुकें अगर हम, तो संसाधन की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो ये है कि हर एक चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो एक संसाधन होता है। जैसे कि मुझे इस पेंसिल की नीड है और ये पेंसिल मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये लिखना पड़ेगा आगे आपको, ये तो लिखना ही है, पर इसके आगे और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी जो टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी वो उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब जिसको हम खरीद भी सकें, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और जो संस्कृत है, जो हमारा कल्चर है, वो उसको एक्सेप्ट भी करे, वही एक संसाधन कहलाया जाता है। यानी संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो तो ठीक है, जो उसे संसाधन कहा जाता है, लेकिन वो 3 कंडीशन को भी फुलफिल करे। उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, मतलब हम लोग उसे खरीद सकें, और जो हमारा कल्चर है उसको एक्सेप्ट करे। ये 3 कंडीशन अगर पूरी की होती है तो वो भी एक संसाधन कहलाया जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट एग्जाम में जरूर लिखने हैं। आगे पढ़ते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधन के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत समझने में हमें आसानी आएगी ये टॉपिक। आखिरकार जो संसाधन होते हैं उसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन को अगर हम समझे तो ये जीव मंडल में प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त होता है। यानी जैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन होता है, उसी को ही जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन इसी का उल्टा है, वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हो अजैव हो। जैसे पेंसिल, क्या ये जैव संसाधन है या अजैव? ये अजैव संसाधन है क्योंकि निर्जीव है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। एग्जाम्पल जैव संसाधन के मनुष्य, मैं, आप, मत्स्य जीवन यानी मछली वगैरह। तो ये सारे जो कोई भी सांस ले सकता है वो सारे जैव संसाधन में आते हैं, और जो कोई सांस नहीं ले पाता जैसे चट्टानें, धातुएं, तो वो किस में आ जाता है, वो अजैव संसाधन में आ जाता है। आगे बढ़े तो हमारा दूसरा जो इस हिसाब से बांटा गया है वो बांटा गया है समाप्यता के आधार पर, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, मतलब कब खत्म होंगे। समाप्यता का मतलब कब खत्म होंगे, खत्म होने के बेस पे बांटा गया है, यानी एक ऐसा जो खत्म हो जाएगा और एक ऐसा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, इस टाइप। पहला आता है नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है। यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनको या तो हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब उसको दोबारा बनाया जा सकता है। यानी इस पेंसिल को यूज करने के बाद इसको दोबारा हम यूटिलाइज कर पाए, तो उसे ही नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है सौर तथा पवन ऊर्जा। और ये जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है अनलिमिटेड है, क्योंकि सूरज रोशनी देना कभी बंद नहीं करेगा और ना ही हवा रुकनी बंद होगी। तो इस वजह से ये ऐसे संसाधन है जो हम जितना भी यूज करें कोई खत्म नहीं होने वाला। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है जो खत्म हो सकते हैं, जिनका चांस है कि आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, ये लिमिटेड है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, और इनका जो विकास है वो इतनी जल्दी नहीं होता, यानी इनको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए ये लिमिटेड इसे कहा जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला। जीवाश्म ईंधन जो कोयला, इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं हमारी धरती के नीचे बनने में, और इसका अगर हम बहुत जल्दी जल्दी यूज करते जाएं, जो कि कर भी रहे हैं, तो आने वाले कुछ दशकों बाद ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसे लिमिटेड कहा जाता है।
अगला जो बांटा गया है वो बांटा गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का आधार का मतलब होता है मालिकाना के आधार पे। तो पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पे केवल आपका हक होता है और किसी का हक नहीं होता, जैसे कि आपका कार, आपका घर, तो ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। दूसरा आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पे सभी का हक होता है, केवल आपका ही हक नहीं होता। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते। वही चीज जैसे कि तालाब हो गया, शमशान हो गया, खेल के मैदान हो गए, ये ऐसी जगह हैं जहां पर आप सभी लोग आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जैसे कि तालाब, उस तालाब के पानी का आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, यानी सबका है होता है वो। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन बहुत ईजी है। हमारी ये इंडियन टेरिटरी है, यहाँ पे भी है लक्षद्वीप और जो हमारा है अंडमान निकोबार। अब क्या है कि देश के अंदर, देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी रिसोर्स पाया जाता है, जो भी संसाधन पाया जाता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देश की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी पाया जा रहा है, सोना, हीरा, चांदी, तांबा, सब चीज ए से लेकर जेड, कार वगैरह, ये पेंसिल भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाया जाएगा। अब आप सोचोगे व्यक्तिगत संसाधन कहा गया, मतलब ये व्यक्तिगत संसाधन है पर ये राष्ट्रीय संसाधन भी है। जैसे ये कैमरा हो गया मेरा, ये फोन हो गया, कुछ भी ये राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। जैसे कि तकनीकी तौर पे देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय, मतलब देखा जाए तो देश के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो सारा राष्ट्र का ही होता है। हम खामा का कम्युनिटी कहते हैं कि ये सबका है, ये मेरा है। देश को कानूनी अधिकार है कि वह जनता के हित के लिए अधिग्रहण कर सकती है, और देश के पास ये पूरा अधिकार है कि देश के लिए, जनता के लिए वो उस चीज को अधिग्रहण यानी कब्जे में ले सकती है। अगर जैसे पेंसिल है, अगर इस पेंसिल से देश का कोई भला होता है तो गवर्नमेंट यानी देश के पास ये अधिकार है कि इस पेंसिल को अपने कब्जे में कर ले, भले ही इसे मैंने खरीदा, हालांकि गवर्नमेंट इसके बदले मुझे पे कर देगी, लेकिन ये हम मुझसे ले लेगी अगर इससे कुछ भला होता है और भी लोगों का। तो एग्जाम्पल जैसे कि सड़कें बनाना, सड़कें बनाई जाते हैं तो घर तोड़ दिए जाते हैं, तो कोई कहे कि मेरा व्यक्तिगत आधार छीना जा रहा है तो मेरा खुद का है, तो ऐसा नहीं कर सकते वो। फिर तो रोड, सब लोग रोड बनेंगे ही नहीं, हाईवे बनेंगे नहीं, तो इस वजह से छीन लिया। हालांकि उनको पैसा दिया जाता है, नहरें व नाले बनाए जाते हैं। तो ऐसे में जो जमीन पड़ती है, अगर किसी इंडिविजुअल की होती है या किसी, जैसे मेरी जमीन पड़ रही है, तो उसके बदले सरकार मुझे पैसा देती है। और आगे देखें तो 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी समुद्र में 22 किलोमीटर तक हमारी जो टेरिटरी है, कोस्टल जो एरिया है, वहां पे 22.2 किलोमीटर तक अगर हम आगे बढ़े तो वो भी हमारा, अगर वहां पे कुछ पाया जाता है, तेल वगैरह मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो हमारा ही संसाधन होगा, उसको राष्ट्रीय संसाधन से कहा जाएगा। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल माइल, अगर आपको निकालना है तो 22.2 को 12 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि 1 समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 200 समुद्री मील है, ना कि 200 किलोमीटर है। 200 समुद्री मील अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, से परे खुले महासागरीय संसाधन पे किसी भी देश का हक नहीं है। यानी 200 समुद्री मील से आगे किसी भी देश का हक नहीं है। पर इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी हक नहीं है तो आप जाके चले जाओ, नहीं। अगर आपको इनका यूज करना है, 200 समुद्री मील से आगे अगर कोई संसाधन पड़ता है, तो उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी सहमति लेना जरूरी होगा। अगर वो परमिशन देंगे कि हाँ आप इसका यूज कर लो तो आप करो, वरना आप नहीं कर सकते। अगला आता है विकास के स्तर के आधार पर। जो बांटा गया वो बांटा गया विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहला आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन ये वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जो किसी देश वगैरह में पाए जाते हैं, स्टेट वगैरह में, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा है। संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका उपयोग सही ढंग से विकास नहीं हुआ है।
जैसे राजस्थान और जो गुजरात का इलाका है वहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा है, मतलब वहाँ से हम हवा के द्वारा और सूरज के द्वारा हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। पर इतनी संभावना है वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से इसे संभावित संसाधन कहा जाता है। तो पर उसका हम सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, उसका सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिसको देखा गया कि ये कहाँ पर है और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और ये भी डिसाइड कर लिया गया कि इस जगह पर है, इतने किलोमीटर अंदर है, यहाँ पे इस क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का, और ये भी डिसाइड हो गया कि अगर यहाँ से निकलेगा तो हम यहाँ इनको देंगे, उनको दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसको विकसित संसाधन कहलाया जाता है और इसी को ही विकसित संसाधन कहलाते हैं, इसी को ही विकसित संसाधन कहते हैं हम। आगे देखें तो अगला आता है हमारा भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उसकी पहुंच से बाहर है। यानी भंडार उन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अभी इतने राज हैं कि बता नहीं सकता आपको। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है तो भी कई सारे साइंटिस्ट ने अभी बहुत सारे जो राज है वो अनसुलझे हैं, अभी फंसे पड़े, किसी को कुछ भी नहीं पता। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं आपको तो जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यानी जो जल के अंदर H2 हमने पढ़ा था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ये जो हाइड्रोजन है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सोर्स बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जल से, पानी से किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए। अगर हाइड्रोजन को हम पानी से अलग कर पाए तो एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। तो वो इसी को ही कहा जाता है भंडार। मतलब हमें पता तो है कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि करे तो करे कैसे। अगला आता है संचित कोष। संचित कोष ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा, मतलब उसी का ही पार्ट है। संचित कोष भंडार का ही एक सब पार्ट है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है और जिनको अभी हमारे पास जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसका उपयोग लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है और ये ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो आने वाले जो समय है उसके हम लिए बचा कर रखेंगे, जब उसकी नीड होगी तो हम तब वहां पर यूज करेंगे, अभी रहने देते हैं। जल से विद्युत पैदा करना वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही होता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे जल है, पानी है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जैसे डैम वगैरह होते हैं वहाँ पे मोटर वगैरह लगे रहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है कि किया तो जाता है भारत के अंदर, जल से इलेक्ट्रिसिटी निकाली जा रही है, बनाई तो जा रही है, पर बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है और इसी को ही कहा जाता है संचित कोष। जब किया जाने लगेगा तो हट जाएगा, यहाँ से संचित कोष से वो हट जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो है अच्छी लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अच्छा है, मतलब देख लीजिए। देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे भंडार पूछा जाता है, संसाधन क्या है ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिया जाता है, हर एक का पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा MCQ में अलग अलग, तो पूछ लेगा कि बताओ कौन सा हिस्सा है, तो आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो आपको पूरा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है, संसाधन के प्रकार, संसाधन क्या, और जो 3 डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई वो तो पढ़नी ही पढ़नी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।